जब मुल्ला नसीरुद्दीन खो बैठा खुद को। अकशहर की गलियों में सुबह की पहली अजान की गूंज जब फिजा में घुलती तो उसके साथ ही एक और आवाज लोगों के कानों में पड़ती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे की ढेंचू ढेंचू। यह आवाज कस्बे की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थी, एक ऐसा संगीत जो बताता था कि सब कुछ अपनी जगह पर है, दुनिया अपने ढर्रे पर चल रही है। मुल्ला और उनका गधा, ये दोनों सिर्फ दो जिस्म नहीं थे, बल्कि अकशहर की आत्मा का एक हिस्सा थे। मुल्ला की टेढ़ी मेढ़ी बातें, उनकी हाजिर जवाबी और जिंदगी को उसके सबसे सरल रूप में देखने की उनकी कला ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया था। लोग अपनी उलझनों को लेकर उनके पास आते थे और मुल्ला एक कहानी या एक अजीब सी हरकत से उस उलझन की गांठ को ऐसे खोल देते जैसे कोई बच्चा खेल खेल में धागे का गोला सुलझा दे। उनकी जिंदगी उनके छोटे से घर, उनकी समझदार बेगम, उनके वफादार गधे और कस्बे के बाजार और चायखाने के इर्द गिर्द घूमती थी। वह इस छोटी सी दुनिया के बेताज बादशाह थे, एक ऐसा बादशाह जिसके पास न तख्त था न ताज, बस अक्ल की एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े सुल्तानों के खजानों पर भारी थी। लेकिन शोहरत एक ऐसी खुशबू है जो हवा के साथ दूर दूर तक सफर करती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की अक्लमंदी और अनोखे अंदाज के किस्से व्यापारियों और मुसाफिरों के जरिए सरहदें पार करते हुए सल्तनत की राजधानी सुल्तानाबाद तक जा पहुंचे। सुल्तानाबाद, जहां इमारतें आसमान से बातें करती थीं, जहां की सड़कों पर इत्र की महक और घोड़ों की टापें एक साथ गूंजती थीं, और जहां सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तान सुलेमान आज़म का दरबार सजता था। सुल्तान सुलेमान एक काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वह अपनी अक्ल से ज्यादा अपने सलाहकारों की अक्ल पर भरोसा करते थे। उनका दरबार चापलूसों, साजिश करने वाले वजीरों और ऐसे ज्ञानियों से भरा था जिनका ज्ञान किताबों के बोझ तले दबकर दम तोड़ चुका था। वे सब सुल्तान को वही सुनाते थे जो सुल्तान सुनना चाहता था। हाल ही में सल्तनत कुछ मुश्किलों से घिर गई थी। खजाना खाली हो रहा था, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते तनावपूर्ण थे और अवाम में बेचैनी बढ़ रही थी। सुल्तान अपने वजीरों से हल पूछते और वे घंटों तक बड़ी बड़ी बातें करते, पेचीदा आंकड़े पेश करते, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता था। एक दिन एक सौदागर ने दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन का किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने दो औरतों के बीच एक रोटी के झगड़े को इतनी आसानी से सुलझा दिया था। सुल्तान को यह सुनकर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने और किस्से सुने और वह मुल्ला की सीधी सादी लेकिन गहरी समझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि शायद यही वह हीरा है जिसकी रोशनी उनके दरबार के अंधेरे को दूर कर सकती है। हमें यह शख्स चाहिए, सुल्तान ने अपने मुख्य वजीर परवेज पाशा को हुक्म दिया। जाओ और अकशहर से उस मुल्ला नसीरुद्दीन को पूरे मान सम्मान के साथ दरबार में पेश करो। हम उसे अपना खास सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं। परवेज पाशा, जो एक घाघ और सत्ता का भूखा इंसान था, इस हुक्म से खुश नहीं हुआ। उसे किसी बाहरी का दरबार में आना अपने लिए खतरा महसूस हुआ। लेकिन सुल्तान का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। शाही फरमान और सिपाहियों का एक दस्ता अकशहर की ओर रवाना हो गया। जब शाही दस्ता अकशहर की धूल भरी गलियों में दाखिल हुआ तो पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से निकलकर उन शानदार घोड़ों और सिपाहियों की चमचमाती वर्दियों को देखने लगे। दस्ता सीधा मुल्ला के घर के सामने जाकर रुका। मुल्ला उस वक्त अपने गधे के कानों से जू निकालने की कोशिश कर रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। देख, तेरी सारी अक्ल तो ये जू ही खाए जा रही हैं। तभी तू मेरी बातों पर बस सिर हिलाता है, कभी कोई जवाब नहीं देता। सिपाहियों के सरदार ने आगे बढ़कर फरमान पढ़ा। सुल्तान का पैगाम सुनकर मुल्ला ने गधे की तरफ देखा और बोले, सुना तूने? सुल्तान को मेरी जरूरत है। लगता है उनकी सल्तनत का गधा भी तुम्हारी तरह अड़ियल हो गया है।
उनकी बेगम घर से बाहर निकलीं। उनके चेहरे पर चिंता और गर्व का मिलाजुला भाव था। मुल्ला, यह बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन सोच समझकर फैसला करना। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े झगड़े। कस्बे के लोग जमा हो गए। वे अपने मुल्ला को राजधानी जाते देख खुश भी थे और दुखी भी। मुल्ला ने सबसे विदा ली। जब वह अपने गधे पर बैठने लगे तो सरदार ने उन्हें रोका। मुल्ला जी, आपके लिए शाही घोड़ा लाया गया है। आप इस गधे पर बैठकर राजधानी नहीं जा सकते। यह शान के खिलाफ है। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर गधे की पीठ थपथपाई। यही तो मेरा सबसे बड़ा सलाहकार है। यह नहीं जाएगा तो सुल्तान को सलाह कौन देगा? लेकिन सिपाहियों के जोर देने पर उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने अपने प्यारे गधे को एक पड़ोसी के हवाले किया और भारी मन से उस अरबी घोड़े पर सवार हो गए, जिसकी काठी मखमल की थी और लगाम में सोने का पानी चढ़ा था। यह पहला मौका था जब मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि वह कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उनका अपना ही एक हिस्सा था। सुल्तानाबाद का सफर कई दिनों का था। जैसे जैसे वे राजधानी के करीब पहुंचते गए, दुनिया बदलती गई। धूल भरी पगडंडियों की जगह चौड़े पत्थर के रास्ते आ गए। छोटे छोटे गांवों की जगह बड़े ब्रेक्स बे और शहर दिखने लगे। हवा में मिट्टी की सौंधी गंध की जगह अमीरी की अजीब सी बू घुल गई थी। मुल्ला खामोशी से सब देख रहे थे। उनके साथी सिपाही उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वे बस उनकी सादगी और आंखों में छिपी गहराई को देखकर हैरान होते रहते। जब वे सुल्तानाबाद पहुंचे तो मुल्ला की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची मीनारें, संगमरमर के महल, रंग-बिरंगे फव्वारे और लोगों की ऐसी भीड़ जैसे पूरा मुल्क ही इस एक शहर में सिमट आया हो। उन्हें सीधा शाही महल ले जाया गया, जहां हर चीज सोने और चांदी की बनी लगती थी। दरबार में पेशी हुई। सुल्तान सुलेमान अपने आलीशान तख्त पर बैठे थे। उनके आसपास रेशम और जरी के लिबासों में लिपटे वजीर और अमीर ऐसे खड़े थे जैसे बेजान मूर्तियां हों। मुल्ला अपने साधारण पुराने कपड़ों में उस शान शौकत के बीच एक अलग ही द्वीप की तरह लग रहे थे। तो तुम हो मुल्ला नसीरुद्दीन? सुल्तान की आवाज में रौब था। मैं हूं या नहीं, यह तो मुझे भी कभी कभी शक होता है हुजूर, मुल्ला ने अपनी स्वाभाविक शैली में जवाब दिया। लेकिन लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ लोग दबी जुबान में हंसे, लेकिन परवेज पाशा ने उन्हें घूरकर चुप करा दिया। सुल्तान को मुल्ला का यह बेबाक अंदाज पसंद आया। उन्होंने मुल्ला के सामने सल्तनत की समस्याएं रखीं, खाली होता खजाना, किसानों की बदहाली और पड़ोसी मुल्क से जंग का खतरा। मुल्ला ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर बोले, हुजूर, आपका खजाना इसलिए खाली है क्योंकि वह बहुत ज्यादा भरा हुआ है। आपके अमीरों की तिजोरियां इतनी भर गई हैं कि खजाने के लिए जगह ही नहीं बची। किसान इसलिए बदहाल हैं क्योंकि उनकी मेहनत का फल जमीन में नहीं बल्कि उन लोगों के पेट में जा रहा है जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखते। और पड़ोसी से जंग का खतरा इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात करने की बजाय अपनी अपनी तलवारों की धार तेज करने में लगे हैं। यह इतना सीधा और सच्चा विश्लेषण था कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुल्तान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी वक्त मुल्ला को नासिर अल दीन यानी दीन का स्तंभ का खिताब दिया और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। उनके रहने के लिए महल में ही एक शानदार हिस्सा दिया गया, नौकर चाकर दिए गए और उनके पुराने कपड़ों की जगह उन्हें कीमती शाही लिबास पहनने को दिए गए। शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा था। मुल्ला, जो अब नासिर अल दीन के नाम से जाने जाते थे, अपनी अक्ल से छोटी मोटी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते। जब दो व्यापारी एक जमीन के टुकड़े पर लड़ते हुए आए
तो उन्होंने कहा, जमीन से ही पूछ लो कि वह किसकी है। जब दोनों हैरान हुए तो मुल्ला ने कहा, तुम दोनों इस जमीन के कानों में अपनी अपनी कहानी सुनाओ। जिसकी कहानी सुनकर जमीन ज्यादा खुश होगी वह उसी की हो जाएगी। जाहिर है यह कोई हल नहीं था, लेकिन इस अजीब सी बात ने दोनों व्यापारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने आपस में ही समझौता कर लिया। सुल्तान नासिर अल-दीन की हर बात पर वाह वाह करते, लेकिन धीरे धीरे मुल्ला को महसूस होने लगा कि वह बदल रहे हैं। सबसे पहले उनके कपड़ों ने उन्हें बदला। वह भारी जरीदार चोगा, वह सिर पर बंधी बड़ी सी पगड़ी, वे उनके शरीर पर एक बोझ की तरह थे। वह अब पहले की तरह खुलकर चल फिर नहीं सकते थे, न ही जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ सकते थे। वह जब भी चलते तो उन्हें अपने लिबास को संभालना पड़ता। फिर भाषा ने उन्हें बदला। दरबार में सीधी और सच्ची बात को बेअदबी माना जाता था। हर बात को घुमा फिराकर अलंकृत शब्दों और लंबे लंबे जुमलों में कहना पड़ता था। गधा को सवारी का पशु कहना पड़ता था, भूख को पेट की अग्नि और झूठ को कूटनीतिक सत्य। मुल्ला की जुबान से उसकी अपनी ताकत छिन रही थी। वह नहीं बोल पाते थे जो सोचते थे, बल्कि वह बोलने लगे थे जो सुनने में अच्छा लगता था। उन्हें अपने गधे की बहुत याद आती थी। यहाँ महल के अस्तबल में एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे, लेकिन मुल्ला को वे बेजान लगते थे। वह अपने गधे से घंटों बातें करते थे, अपनी सारी परेशानियां उसे बताते थे, और गधे का खामोश सिर हिलाना ही उन्हें लगता था कि कोई तो है जो उन्हें समझ रहा है। यहाँ घोड़ों की गर्दन में हाथ फेरने पर भी उन्हें वह अपनापन महसूस नहीं होता था। परवेज पाशा और दूसरे दरबारी मन ही मन उनसे जलते थे। वे हर मौके पर उन्हें नीचा दिखाने और फंसाने की कोशिश करते। वे मुल्ला के सामने ऐसी पेचीदा समस्याएं रखते जिनका कोई सीधा हल नहीं होता था। एक बार परवेज पाशा ने कहा, नासिर अल-दीन साहब, सल्तनत का खजाना बढ़ाने के लिए हमें नमक पर कर बढ़ाना होगा। आपकी क्या राय है? मुल्ला जानते थे कि नमक गरीब की रोटी का सहारा है। पुराने मुल्ला होते तो शायद कहते, क्यों? क्या सुल्तान के आंसुओं में नमक कम हो गया है जो अवाम के आंसू निचोड़ना चाहते हो? लेकिन अब वह नासिर अल-दीन थे। उन्हें अपनी पदवी की गरिमा का ख्याल रखना था। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, इस पर विचार करना होगा। हमें हर पहलू को देखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका बोझ आम आदमी पर न पड़े। यह एक ऐसा जवाब था जिसका कोई मतलब नहीं था। यह एक दरबारी का जवाब था, मुल्ला नसीरुद्दीन का नहीं। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया है। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें तब होती जब वह आईने में खुद को देखते। आईने में उन्हें एक अजनबी शख्स नजर आता था। एक मोटा ताजा आदमी जो कीमती कपड़ों में लिपटा हुआ था, जिसके चेहरे पर ताजगी तो थी, लेकिन आंखों की वह पुरानी चमक गायब थी। वह शरारती मुस्कान जो हर पहेली को सुलझा देती थी, उसकी जगह एक गंभीर, थकी हुई औपचारिकता ने ले ली थी। वह आईने में दिख रहे शख्स से पूछते, तुम कौन हो? मुल्ला नसीरुद्दीन कहाँ है? और आईना खामोशी से उसी अजनबी का चेहरा दिखाता रहता। वह अपने घर को, अपनी बेगम को और अक्षहर की उन धूल भरी गलियों को याद करके तड़प उठते। यहाँ महल में उनके पास दुनिया की हर सहूलियत थी, लेकिन सुकून नहीं था। यहाँ के बिस्तर मखमली थे, लेकिन नींद कांटों भरी थी। यहाँ के पकवान लजीज थे, लेकिन उनमें घर की रोटी का स्वाद नहीं था। धीरे धीरे उनकी हाजिर जवाबी भी कुंद पड़ने लगी। एक बार सुल्तान ने उनसे पूछा, नासिर अल-दीन, बताओ तो दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पुराने मुल्ला शायद कहते, हुजूर, अपने गधे की एक दुलत्ती जो आदमी को वापस जमीन पर ले आती है। लेकिन अब उन्होंने सोचा,
अगर मैंने ऐसा कहा तो सुल्तान नाराज हो जाएंगे। यह दरबार के अदब के खिलाफ है। उन्होंने एक लंबा दार्शनिक जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे कीमती चीज वह ज्ञान है जो इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास कराए और उसे विनम्र बनाए। जवाब बहुत अच्छा था, विद्वत्तापूर्ण था। सुल्तान ने बहुत तारीफ की, लेकिन जवाब देने के बाद मुल्ला का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने झूठ बोला है। यह उनका जवाब नहीं था, यह उन किताबों का जवाब था जो उन्होंने महल की लाइब्रेरी में पढ़ी थीं। उनका अपना सच तो कहीं खो गया था। संकट उस दिन अपने चरम पर पहुंच गया जब पड़ोसी मुल्क के साथ जंग का फैसला होना था। परवेज पाशा और जंगबाज सिपहसालार सुल्तान को जंग के लिए उकसा रहे थे। वे जीत के झूठे सपने दिखा रहे थे। सुल्तान ने आखिरी राय के लिए नासिरुद्दीन की तरफ देखा। बताओ नासिरुद्दीन, तुम्हारी अक्ल क्या कहती है? क्या हमें जंग करनी चाहिए? पूरा दरबार खामोश था। सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। मुल्ला के अंदर एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। एक तरफ नासिरुद्दीन था, सुल्तान का सलाहकार, जिसे सल्तनत की शान और अपनी पदवी का ख्याल रखना था। वह जानता था कि अगर उसने जंग के खिलाफ बोला तो उसे कायर और गद्दार कहा जाएगा। दूसरी तरफ कहीं बहुत गहरे में मुल्ला नसीरुद्दीन की एक दबीसमी आवाज थी जो कह रही थी, जंग में कोई नहीं जीतता हुजूर। सिर्फ औरतें विधवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं और खेत वीरान होते हैं। वह कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका दिमाग खाली हो गया था। न कोई कहानी सूझ रही थी, न कोई मजा। उनकी सारी अक्ल, सारी हाजिर जवाबी जैसे किसी ने छीन ली हो। वह बस सुल्तान को देखते रहे, उनके होंठ कांप रहे थे। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? सुल्तान ने कड़क कर पूछा। मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता हुजूर, मुझे कुछ नहीं पता। यह हार की स्वीकारोक्ति थी। जिस शख्स को सल्तनत का सबसे अक्लमंद इंसान मानकर लाया गया था, वह कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। परवेज पाशा की आंखों में जीत की चमक थी। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। सुल्तान के चेहरे पर घोर निराशा थी। मुल्ला को लगा जैसे वह डूब रहे हैं। वह दरबार से उठे और बिना किसी से कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से अपने आलीशान कमरे की तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह हाँफ रहे थे, जैसे उन्होंने मीलों की दौड़ लगाई हो। वह कमरे के बीचों बीच लगे बड़े से आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। आईने में वही अजनबी, कीमती कपड़ों में लिपटा, हारा हुआ शख्स खड़ा था। आज पहली बार मुल्ला को उस पर भयानक गुस्सा आया। तुम्हारी वजह से, वह आईने पर चीखे। तुमने मेरे मुल्ला को मार डाला। कहाँ है वह? वह जो हंसता था, जो गधे से बातें करता था, जो सच बोलने से नहीं डरता था। तुमने उसे कहाँ छिपा दिया, ऐ ढोंगी नासिरुद्दीन? उन्होंने गुस्से में अपने सिर से वह भारी पगड़ी उतारकर फेंक दी। फिर उन्होंने उस जरी वाले चोगे को पकड़कर फाड़ना शुरू कर दिया। वह अपने कीमती लिबास को नोच रहे थे, फाड़ रहे थे, जैसे वह कोई कपड़ा नहीं, बल्कि अपनी झूठी पहचान की खाल उतार रहे हों। वह रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे मेरा मुल्ला वापस चाहिए, मुझे मैं वापस चाहिए। जब वह थककर जमीन पर गिरे तो उनके शरीर पर महंगे कपड़ों के चिथड़े लटक रहे थे। लेकिन उन्हें पहली बार महीनों में थोड़ी सी शांति महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके ऊपर से हट गया हो। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। आधी रात के अंधेरे में, जब पूरा महल सो रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने नौकरों के कमरे से एक पुराना, साधारण सा कुर्ता पायजामा पहन लिया था।
वह अब नासिर-अल-दीन नहीं लग रहे थे। वह एक आम थके हुए इंसान लग रहे थे। वह दबे पाव महल की दीवारों से बचते बचाते अस्तबल की तरफ बढ़े। वहां से एक घोड़ा खोला और बिना कोई आवाज किए महल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्होंने सुल्तानाबाद को पीछे छोड़ दिया था। वह उस शहर से भाग नहीं रहे थे, वह उस अजनबी से भाग रहे थे जो वह खुद बन गए थे। वह खुद को खोजने के लिए निकले थे। कई दिनों तक वह भूखे प्यासे चलते रहे। वह घोड़ा भी उन्होंने एक गांव के बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि वह उन्हें उस शाही जिंदगी की याद दिलाता था। अब वह पैदल थे। उनके पैर छिल गए थे, कपड़े मैले हो गए थे और दाढ़ी बढ़ गई थी। उन्होंने रास्ते में भीख मांगी, किसानों के साथ सूखी रोटी खाई और रात में पेड़ों के नीचे सोए। इस मुश्किल सफर में वह धीरे धीरे खुद को वापस पा रहे थे। जब एक किसान ने उन्हें अपनी झोपड़ी में पनाह दी और अपनी आधी रोटी उनके साथ बांटी, तो मुल्ला को लगा कि अमीरी महल के खजानों में नहीं, इस गरीब के दिल में है। जब उन्होंने बच्चों को धूल में खेलते और बेवजह हंसते देखा, तो उन्हें याद आया कि असली खुशी कितनी सरल होती है। हफ्तों बाद जब वह थककर चूर मैले कुचैले कपड़ों में अपने कस्बे अकशहर की सरहद पर पहुंचे, तो उनकी पहली नजर उस खेत पर पड़ी जहां उन्होंने अपना गधा छोड़ा था। और वहां पेड़ की छाव में उनका वफादार दोस्त खड़ा था, दुनिया की चिंताओं से बेखबर धीरे धीरे घास चबा रहा था। मुल्ला ने कांपती आवाज में पुकारा, मेरे दोस्त। गधे ने अपनी घास चबाना बंद कर दिया। उसने अपने कान खड़े किए और आवाज की दिशा में देखा। एक पल के लिए वह झिझका, शायद वह इस थकेहारे बदले हुए इंसान को पहचान नहीं पाया। लेकिन फिर जैसे उसने अपने मालिक की आत्मा को पहचान लिया हो, उसने जोर से ढेंचू की। यह कोई आम आवाज नहीं थी, यह एक स्वागत गीत था, एक पहचान थी। मुल्ला दौड़कर उसके गले से लिपट गए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मैं वापस आ गया, मेरे दोस्त। मैं घर वापस आ गया। गधे ने प्यार से अपना सिर उनके कंधे पर रगड़ा, जैसे कह रहा हो, मुझे पता था तुम आओगे। तुम ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। उस दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर अकशहर की गलियों में दाखिल हुए, तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन जब वह अपने घर के सामने रुके और उनकी बेगम ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने एक पल में उन्हें पहचान लिया। वह कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों में देखा और समझ गईं कि उनका मुल्ला वापस आ गया है, भले ही दुनिया की सारी दौलत और शोहरत पीछे छोड़ आया हो। बाद में लोगों ने उनसे पूछा, मुल्ला, तुम सुल्तान के सलाहकार थे, इतनी शान शौकत छोड़कर क्यों चले आए? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, उनकी आंखों में वही पुरानी शरारती चमक लौट आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं वहां एक बहुत अक्लमंद आदमी को खोजने गया था, जिसका नाम नासिर-अल-दीन था। लेकिन जब मैं उससे मिला, तो पता चला कि वह तो निहायती बेवकूफ है। उसने अपनी हंसी, अपना सुकून और अपना गधा सब कुछ खो दिया था। तो मैं उसे वहीं छोड़कर अपने पुराने दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को ढूंढता हुआ वापस आ गया। और शुक्र है अल्लाह का, वह मुझे यहीं अपने घर में अपने गधे के पास मिल गया। और उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर कभी अकशहर नहीं छोड़ा। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान की असली पहचान और उसकी सबसे बड़ी दौलत किसी पदवी, किसी महल या किसी खजाने में नहीं होती, बल्कि खुद को जानने, खुद के साथ ईमानदार रहने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में होती है। वह खुद को खोकर खुद को पाने का सबसे बड़ा सबक सीख चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का बक्सा और उसमें छुपा राज। अनातोलिया के उस पुराने कस्बे की धूल भरी गलियों में, जहां सूरज की पहली किरण मीनारों को चूमकर सोए हुए घरों पर उतरती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और उससे भी ज्यादा अपनी गहरी
टेढ़ी मेढ़ी बातों के लिए जाने जाते थे। उनका घर कोई महल नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा आशियाना था, जिसके बाहर उनका वफादार गधा बंधा रहता था, जो शायद दुनिया में मुल्ला के बाद दूसरा सबसे बड़ा विचारक था। मुल्ला की जिंदगी एक खुली किताब थी, या कम से कम कस्बे वाले ऐसा ही मानते थे। वे जानते थे कि मुल्ला कब सोते हैं, कब जागते हैं, बाजार से क्या लाते हैं और अपनी बेगम से किस बात पर नोक-झोंक करते हैं। लेकिन एक चीज थी जो खुली किताब के एक ऐसे पन्ने की तरह थी जिसे गोंद से चिपका दिया गया हो, और वो था मुल्ला का एक पुराना नक्काशीदार बक्सा। यह कोई आम बक्सा नहीं था। सागौन की काली पड़ चुकी लकड़ी पर ऐसी बारीक नक्काशी थी, मानो किसी ने लकड़ी पर स्याही से कविता लिख दी हो। उस पर फूल, पत्तियां और कुछ अजीब से ज्यामितीय आकार बने हुए थे, जो न तो इस दुनिया के लगते थे और न ही किसी जानी पहचानी कला के। बक्से पर एक भारी पीतल का ताला लगा था, जिस पर जिन्न की हरी भरी काई जम चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस ताले में चाबी लगाने की कोई जगह ही नहीं थी। वह बस एक ठोस रहस्यमयी धातु का टुकड़ा था जो बक्से की जुबान पर हमेशा के लिए लगा दिया गया हो। यह बक्सा मुल्ला को विरासत में मिला था या उन्होंने कहीं से हासिल किया था, यह कोई नहीं जानता था। जब भी कोई पूछता, मुल्ला, यह शानदार बक्सा कहाँ से आया, तो मुल्ला अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते, एक आंख मीचते और कहते, यह आया नहीं, यह हमेशा से यही था, ठीक तुम्हारी नाक की तरह, जो तुम्हें तभी दिखती है जब तुम उसे देखना चाहते हो। इस बक्से के साथ मुल्ला का रिश्ता भी बड़ा अनूठा था। वह उसे अपने कमरे के सबसे खास कोने में रखते थे। हर सुबह नमाज के बाद उनका पहला काम उस बक्से को एक मुलायम कपड़े से साफ करना होता था। वह उसे ऐसे सहलाते जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को दुलार रहा हो। कभी कभी वे घंटों उसके सामने चुपचाप बैठे रहते, बस उसे देखते रहते, और उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैरती रहती। शाम को जब सूरज ढल रहा होता तो वे अक्सर उस बक्से को उठाकर अपने आंगन में ले आते और उसे अपने पास रखकर चाय पीते। कस्बे के लोगों की नज़र में यह बक्सा अब सिर्फ एक बक्सा नहीं रहा था, वह एक जिंदा पहेली बन गया था। चायखानों में, बाजार में, औरतों की बैठकों में, हर जगह बस एक ही चर्चा होती, आखिर मुल्ला के बक्से में है क्या। बच्चों का मानना था कि उसमें बगदाद के जादूगर की कहानियों वाले जिन्न बंद हैं। नौजवानों को लगता था कि उसमें किसी भूली बिसरी सल्तनत का नक्शा है जो अनकहे खजानों तक ले जाता है। औरतें सोचतीं कि उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात और रेशम के कपड़े होंगे जो मुल्ला अपनी बेगम को भी नहीं दिखाते। और पढ़े लिखे समझदार लोग, वे तो और भी गहरी अटकलें लगाते। किसी को लगता कि उसमें सिकंदर महान का कोई खोया हुआ दस्तावेज है, तो किसी को लगता कि उसमें ज्ञान की कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़ने वाला दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। यह बक्सा लोगों के मन में धीरे धीरे एक जुनून बनता जा रहा था। उनकी अपनी जिंदगी की छोटी मोटी खुशियां और गम पीछे छूट गए थे, और सारी उत्सुकता उस लकड़ी के बक्से पर आकर टिक गई थी। कस्बे का सबसे अमीर सौदागर करीम सेठ लालच का चलता फिरता पुतला था। उसकी नजर जब से उस बक्से पर पड़ी थी, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उस बक्से में या तो अशर्फियों का ढेर है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। उसने कई बार मुल्ला को लुभाने की कोशिश की। एक दिन वह सोने की मोहरों से भरी एक थैली लेकर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला जी, उसने मक्खन जैसी आवाज में कहा, यह मामूली सी नजर कबूल कीजिए और बदले में वह पुराना बेकार सा बक्सा मुझे दे दीजिए। आपके किस काम का? मैं उसे अपने दीवान खाने में सजाऊंगा। मुल्ला ने थैली की खनक सुनी, फिर करीम सेठ की आंखों में झांका और मुस्कुराए।
इस सेठ जी, आप एक कीमती चीज के बदले एक बेकार चीज क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? या फिर आप यह मानते हैं कि मैं एक समझदार आदमी को धोखा दे रहा हूं? दोनों ही सूरतों में यह सौदा अच्छा नहीं है। करीम सेठ खींचकर वापस लौट गया। उसने कीमत बढ़ाई, जमीन का टुकड़ा देने का वादा किया, लेकिन मुल्ला हर बार किसी न किसी दार्शनिक बात में उसे उलझाकर लौटा देते। करीम सेठ का लालच अब सनक में बदल चुका था। उसने सोचा, अगर मुल्ला सीधे रास्ते से नहीं मानेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उधर कस्बे के कोतवाल, जो खुद को कानून और व्यवस्था का सबसे बड़ा रखवाला समझते थे, इस बक्से को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। उन्हें लगता था कि यह बक्सा कस्बे की शांति के लिए खतरा है। लोग कामधंधा छोड़कर बस उसी की बातें करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला इस बक्से की आड़ में कोई साजिश रच रहा हो? कहीं इसमें किसी दुश्मन सल्तनत के खत तो नहीं? या फिर यह कोई जादुई चीज है जिससे मुल्ला लोगों को अपने वश में करना चाहता है? कोतवाल की शक की सुई हर दिशा में घूम रही थी। एक शाम जब मुल्ला अपने गधे को चारा खिला रहे थे, कोतवाल अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां आ धमके। मुल्ला नसीरुद्दीन, उनकी आवाज में हुकूमत का रौब था। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास एक संदिग्ध बक्सा है जिससे कस्बे की अमन शांति भंग हो रही है। कानून के नाते हम उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और कोतवाल की तरफ मुड़कर कहा, कोतवाल साहब, आप कानून के रखवाले हैं, शक के नहीं। शक तो इंसान के दिमाग में होता है, बक्से में नहीं। और जहां तक तलाशी की बात है तो यह तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? कोतवाल ने कड़क कर पूछा। तो क्या तुम कानून का विरोध कर रहे हो? अरे नहीं हुजूर, मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसका ताला तो मुझसे आज तक नहीं खुला, आपसे कैसे खुलेगा? और मुल्ला नसीरुद्दीन का बक्सा और उसमें छुपा राज। अनातोलिया के उस पुराने कस्बे की धूल भरी गलियों में, जहां सूरज की पहली किरण मीनारों को चूमकर सोए हुए घरों पर उतरती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और उससे भी ज्यादा अपनी गहरी, टेढ़ी मेढ़ी बातों के लिए जाने जाते थे। उनका घर कोई महल नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा आशियाना था, जिसके बाहर उनका वफादार गधा बंधा रहता था, जो शायद दुनिया में मुल्ला के बाद दूसरा सबसे बड़ा विचारक था। मुल्ला की जिंदगी एक खुली किताब थी, या कम से कम कस्बे वाले ऐसा ही मानते थे। वे जानते थे कि मुल्ला कब सोते हैं, कब जागते हैं, बाजार से क्या लाते हैं और अपनी बेगम से किस बात पर नोक-झोंक करते हैं। लेकिन एक चीज थी जो खुली किताब के एक ऐसे पन्ने की तरह थी जिसे गोंद से चिपका दिया गया हो, और वो था मुल्ला का एक पुराना नक्काशीदार बक्सा। यह कोई आम बक्सा नहीं था। सागौन की काली पड़ चुकी लकड़ी पर ऐसी बारीक नक्काशी थी, मानो किसी ने लकड़ी पर स्याही से कविता लिख दी हो। उस पर फूल, पत्तियां और कुछ अजीब से ज्यामितीय आकार बने हुए थे, जो न तो इस दुनिया के लगते थे और न ही किसी जानी पहचानी कला के। बक्से पर एक भारी पीतल का ताला लगा था, जिस पर जिन की हरी भरी काई जम चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस ताले में चाबी लगाने की कोई जगह ही नहीं थी। वह बस एक ठोस, रहस्यमयी धातु का टुकड़ा था जो बक्से की जुबान पर हमेशा के लिए लगा दिया गया हो। यह बक्सा मुल्ला को विरासत में मिला था या उन्होंने कहीं से हासिल किया था, यह कोई नहीं जानता था। जब भी कोई पूछता, मुल्ला, यह शानदार बक्सा कहाँ से आया, तो मुल्ला अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते, एक आंख मीचते और कहते, यह आया नहीं, यह हमेशा से यही था, ठीक तुम्हारी नाक की तरह, जो तुम्हें तभी दिखती है जब तुम उसे देखना चाहते हो। इस बक्से के साथ मुल्ला का रिश्ता भी बड़ा अनूठा था।
वह उसे अपने कमरे के सबसे खास कोने में रखते थे। हर सुबह नमाज के बाद उनका पहला काम उस बक्से को एक मुलायम कपड़े से साफ करना होता था। वह उसे ऐसे सहलाते जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को दुलार रहा हो। कभी कभी वे घंटों उसके सामने चुपचाप बैठे रहते, बस उसे देखते रहते, और उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैरती रहती। शाम को जब सूरज ढल रहा होता तो वे अक्सर उस बक्से को उठाकर अपने आंगन में ले आते और उसे अपने पास रखकर चाय पीते। कस्बे के लोगों की नज़र में यह बक्सा अब सिर्फ एक बक्सा नहीं रहा था, वह एक जिंदा पहेली बन गया था। चायखानों में, बाजार में, औरतों की बैठकों में, हर जगह बस एक ही चर्चा होती, आखिर मुल्ला के बक्से में है क्या। बच्चों का मानना था कि उसमें बगदाद के जादूगर की कहानियों वाले जिन्न बंद हैं। नौजवानों को लगता था कि उसमें किसी भूली बिसरी सल्तनत का नक्शा है जो अनकहे खजानों तक ले जाता है। औरतें सोचती कि उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात और रेशम के कपड़े होंगे जो मुल्ला अपनी बेगम को भी नहीं दिखाते। और पढ़े लिखे समझदार लोग, वे तो और भी गहरी अटकलें लगाते। किसी को लगता कि उसमें सिकंदर महान का कोई खोया हुआ दस्तावेज है, तो किसी को लगता कि उसमें ज्ञान की कोई ऐसी किताब है जिसे पढ़ने वाला दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। यह बक्सा लोगों के मन में धीरे धीरे एक जुनून बनता जा रहा था। उनकी अपनी जिंदगी की छोटी मोटी खुशियां और गम पीछे छूट गए थे और सारी उत्सुकता उस लकड़ी के बक्से पर आकर टिक गई थी। कस्बे का सबसे अमीर सौदागर करीम सेठ लालच का चलता फिरता पुतला था। उसकी नजर जब से उस बक्से पर पड़ी थी, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसे पूरा यकीन था कि उस बक्से में या तो अशर्फियों का ढेर है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। उसने कई बार मुल्ला को लुभाने की कोशिश की। एक दिन वह सोने की मुहरों से भरी एक थैली लेकर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला जी, उसने मक्खन जैसी आवाज में कहा, यह मामूली सी नजर कबूल कीजिए और बदले में वह पुराना बेकार सा बक्सा मुझे दे दीजिए। आपके किस काम का? मैं उसे अपने दीवान खाने में सजाऊंगा। मुल्ला ने थैली की खनक सुनी, फिर करीम सेठ की आंखों में झांका और मुस्कुराए। इस सेठ जी, आप एक कीमती चीज के बदले एक बेकार चीज क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? या फिर आप यह मानते हैं कि मैं एक समझदार आदमी को धोखा दे रहा हूं? दोनों ही सूरतों में यह सौदा अच्छा नहीं है। करीम सेठ खींचकर वापस लौट गया। उसने कीमत बढ़ाई, जमीन का टुकड़ा देने का वादा किया, लेकिन मुल्ला हर बार किसी न किसी दार्शनिक बात में उसे उलझाकर लौटा देते। करीम सेठ का लालच अब सनक में बदल चुका था। उसने सोचा, अगर मुल्ला सीधे रास्ते से नहीं मानेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उधर कस्बे के कोतवाल, जो खुद को कानून और व्यवस्था का सबसे बड़ा रखवाला समझते थे, इस बक्से को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। उन्हें लगता था कि यह बक्सा कस्बे की शांति के लिए खतरा है। लोग कामधंधा छोड़कर बस उसी की बातें करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला इस बक्से की आड़ में कोई साजिश रच रहा हो? कहीं इसमें किसी दुश्मन सल्तनत के खत तो नहीं? या फिर यह कोई जादुई चीज है जिससे मुल्ला लोगों को अपने वश में करना चाहता है? कोतवाल की शक की सुई हर दिशा में घूम रही थी। एक शाम जब मुल्ला अपने गधे को चारा खिला रहे थे, कोतवाल अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां आ धमके। मुल्ला नसीरुद्दीन, उनकी आवाज में हुकूमत का रौब था। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास एक संदिग्ध बक्सा है जिससे कस्बे की अमन शांति भंग हो रही है। कानून के नाते हम उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और कोतवाल की तरफ मुड़कर कहा, कोतवाल साहब, आप कानून के रखवाले हैं, शक के नहीं। शक तो इंसान के दिमाग में होता है, बक्से में नहीं।
और जहां तक तलाशी की बात है तो यह तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? कोतवाल ने कड़क कर पूछा। तो क्या तुम कानून का विरोध कर रहे हो? अरे नहीं हुजूर, मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसका ताला तो मुझसे आज तक नहीं खुला, आपसे कैसे खुलेगा? और इसकी चाबी? वो तो बनाने वाले ने शायद बनाई ही नहीं। कोतवाल निरुत्तर हो गए। बिना चाबी के ताला? यह कैसी बात थी? वह कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, हम ताला तुड़वा देंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ भी आपत्तिजनक मिला तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। मंजूर है, मुल्ला ने शांति से कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। आप यह बक्सा यहीं मेरे घर में नहीं खोलेंगे। इसे पूरे कस्बे के सामने जुमे के दिन बाजार के चौक पर खोला जाए, ताकि हर कोई देख सके कि इसमें क्या है और क्या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोतवाल को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। इससे उसकी धाक भी जमती और पूरे कस्बे के सामने मुल्ला का पर्दाफाश भी हो जाता। उन्होंने हामी भर दी और ऐलान करवा दिया कि आने वाले जुमे को मुल्ला के रहस्यमयी बक्से का राज सबके सामने खोला जाएगा। यह खबर कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोगों का उत्साह और उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई। हर कोई उस दिन का इंतजार करने लगा। जुमे के दिन तक बक्से के अंदर की चीजों की कल्पनाएं आसमान छूने लगी थीं। किसी ने ख्वाब देख लिया था कि उसमें से एक उड़ने वाला कालीन निकला, तो किसी ने दावा किया कि उसने रात में बक्से से रोशनी निकलती देखी है। आखिरकार जुमे का दिन आ ही गया। कस्बे का मुख्य चौक खचाखच भरा हुआ था। लोग छतों पर, पेड़ों पर, जहां भी जगह मिली चढ़े हुए थे। कोतवाल साहब अपनी पूरी शानो शौकत के साथ एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। करीम सेठ की आंखें बाज की तरह चमक रही थीं और वह भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। तभी दूर से मुल्ला नसीरुद्दीन आते दिखाई दिए। वह अपने गधे पर सवार थे और वह भारी बक्सा उन्होंने अपनी गोद में ऐसे रखा हुआ था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सीने से लगाए हो। उनके चेहरे पर वही शांत, सौम्य मुस्कान थी, जैसे उन्हें इस पूरे तमाशे से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वह चबूतरे के पास पहुंचे, गधे से उतरे और बड़ी इज्जत से बक्से को चबूतरे के बीचों बीच रख दिया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। हजारों आंखें उस बक्से पर गड़ी हुई थीं। कोतवाल ने अपनी आवाज को भारी बनाकर कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, कस्बे की अवाम और कानून यह जानना चाहता है कि इस बक्से में ऐसा क्या राज छुपा है जिसे तुमने आज तक दुनिया से छिपा कर रखा। मुल्ला ने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर कोतवाल की तरफ देखकर बोले, हुजूर, राज बक्से में नहीं, देखने वाले की आंखों में होता है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इसे खोलने के लिए तैयार हूं। कोतवाल ने अपने एक सिपाही को इशारा किया, जो एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आगे बढ़ा। ठहरो, मुल्ला ने उसे रोका। ताले को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे खोलने का एक तरीका है। सब हैरान रह गए। क्या तुम्हारे पास चाबी है? करीम सेठ चीखा। चाबी नहीं है, लेकिन समझ है, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बक्से के पास गए, झुके और उस भारी भरकम पीतल के ताले को हाथ से पकड़कर धीरे से ऊपर की ओर खिसका दिया। वह कोई ताला था ही नहीं, बस लकड़ी के खांचे में फंसा हुआ एक कुंडा था, जो बिना चाबी के ही खुलता और बंद होता था। एक पल के लिए सब अवाक रह गए। इतने सालों से जिस चीज को वे एक अभेद्य ताला समझ रहे थे, वह महज एक छलावा था। लोगों को अपनी बेवकूफी पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब सबका ध्यान बक्से के ढक्कन पर था। हवा में सांसें रुकी हुई थीं। मुल्ला ने दोनों हाथ ढक्कन पर रखे, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया।
हजारों आंखें एक साथ उस बक्से के अंदर झांकने के लिए झुकीं। करीम सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोतवाल अपनी कुर्सी से उठकर आगे आ गए। औरतों ने अपने घूंघट सरका लिए और बक्से के अंदर कुछ नहीं था, एकदम खाली। न सोना, न चांदी, न हीरे, न जवाहरात, न नक्शे, न किताबें, न जिन्न। बस खालीपन था जिसमें थोड़ी सी धूल और लकड़ी की पुरानी गंध तैर रही थी। एक गहरा लंबा सन्नाटा पूरे चौक पर पसर गया। लोगों के चेहरों पर घोर निराशा थी। उनके सारे सपने, सारी कल्पनाएं, सारी उम्मीदें एक पल में टूटकर बिखर गई थीं। यह तो एक बहुत बड़ा धोखा था। सबसे पहले करीम सेठ की आवाज आई। यह क्या मजाक है मुल्ला? तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। यह बक्सा तो खाली है। खाली? धोखेबाज! हमारा वक्त बर्बाद किया। भीड़ से गुस्से भरी आवाजें आने लगीं। लोग चिल्लाने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोतवाल ने भी गुस्से से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह क्या नाटक था? इस खाली बक्से के लिए तुमने पूरे कस्बे को सर पर उठा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत खड़े रहे। जब शोर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, जो पूरे चौक में गूंज गई। खामोश, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि सब चुप हो गए। तुम लोग कहते हो कि बक्सा खाली है? तुम गलत हो। यह बक्सा तो लबालब भरा हुआ था जब तक मैंने इसे खोला नहीं था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह क्या नई पहेली थी? मुल्ला ने करीम सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, आपके लिए इस बक्से में सोने की अशर्फिया और हीरे जवाहरात भरे थे। आपका लालच इसमें बंद था। फिर उन्होंने कोतवाल की तरफ देखा। कोतवाल साहब, आपके लिए इसमें सल्तनत के खिलाफ साजिश के खत और बगावत के हथियार भरे थे। आपका शक इसमें बंद था। उन्होंने भीड़ की ओर घूमकर कहा, ए इल्म वालों, तुम्हारे लिए इसमें दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान की किताबें थीं। तुम्हारा अहंकार इसमें बंद था। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए इसमें अनजाने देशों के नक्शे और खजानों के राज थे। तुम्हारी कल्पनाएं इसमें बंद थीं। ए बच्चों, तुम्हारे लिए इसमें परियों की कहानियों के जिन्न और खिलौने थे। तुम्हारी मासूमियत इसमें बंद थी। मुल्ला रुके और उनकी नजर हर एक चेहरे पर घूम रही थी। यह बक्सा खाली नहीं था। यह एक आईना था। यह तुम सबके मन का आईना था। पिछले कई महीनों से तुम सबने अपनी जिंदगी की शांति, अपना सुकून, अपना कामधंधा छोड़कर अपने अपने लालच, शक, अहंकार और कल्पनाओं को इस बक्से में भर दिया था। तुम सबने इसे इतना कीमती बना दिया था कि तुम अपनी असल दौलत यानी अपना वक्त और अपना सुकून खो बैठे। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, इसका असली राज यह नहीं था कि इसके अंदर क्या है। इसका असली राज यह था कि यह खाली है। बिल्कुल खाली। और यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, एक खाली मन। एक ऐसा मन जिसमें न लालच हो, न शक, न नफरत, न कोई बोझ। संतोष और शांति से भरा हुआ खालीपन। मैं हर रोज इस बक्से को साफ नहीं करता था। मैं हर रोज अपने मन को साफ करता था। मैं इसे देखकर यह याद करता था कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर के खालीपन, अंदर के सुकून में है। यही वह राज था जिसे मैं हर रोज जीता था और तुम सब बाहर खोज रहे थे। मुल्ला की बातें सुनकर पूरे चौक पर फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार का सन्नाटा निराशा का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का था। लोगों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि मुल्ला ने उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उन्होंने एक लकड़ी के खाली बक्से के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी के कीमती पलों को बर्बाद कर दिया था।
करीम सेठ का सिर शर्म से झुक गया। कोतवाल को अपनी हुकूमत का घमंड चूर चूर होता महसूस हुआ और बाकी लोगों को लगा जैसे किसी ने उनकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे से बक्से का ढक्कन बंद किया, उस नकली ताले को वापस अपनी जगह पर अटकाया और बक्से को उठाकर वापस अपने गधे पर रख लिया। वह भीड़ के बीच से गुजरे और लोग खामोशी से उन्हें रास्ता देते गए। उस दिन के बाद कस्बे में उस बक्से की चर्चा तो होती थी, लेकिन अब मजाक या उत्सुकता से नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान और समझ के साथ। लोगों ने सीखा कि असली खजाना किसी बक्से में बंद नहीं होता, वह तो इंसान के अपने दिल और दिमाग में होता है, संतोष के रूप में, शांति के रूप में और वर्तमान में जीने की कला के रूप में। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह अपनी उसी सादा जिंदगी में मगन रहे, अपने गधे से बातें करते, अपनी बेगम से लड़ते झगड़ते और कभी कभी उस खाली बक्से को आंगन में रखकर चाय पीते और उस पर तैरती धूल को देखकर मुस्कुराते रहते, क्योंकि वह जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा राज किसी भरी हुई चीज में नहीं, बल्कि एक शांत, सुंदर और सार्थक खालीपन में छुपा होता है।